हेलो बच्चों, मैथ्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ मैथ्स के बारे में, क्योंकि मैथ्स जो है वो आप सभी को बहुत टफ़ लगता है, ठीक है। और एक फोबिया बना है कि मैथ्स जो बहुत टफ़ है और मैथ्स हमें बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप मैथ्स को डेली लाइफ से जोड़कर पढ़ेंगे, अगर आप सोचेंगे कि मुझे ये कंसेप्ट क्लियर करना है, मान लो आज आपने कोई चीज़ देखी अपने एटमॉस्फेयर में ही और वहाँ पे आपको लगा कि यहाँ पे ये चीज़ जो है इसकी कैलकुलेशन इस तरीके से होनी चाहिए थी, तो अगर आपका माइंड उसके लिए जागरूक है तो आप उसको कहीं ना कहीं से सर्च करेंगे या कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप इन तरीक़ों को फॉलो करते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे कि मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट जो है वो आपके लिए बहुत ईजी बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका बेस मजबूत है और आपके कंसेप्ट अगर क्लियर हैं तो मैथ्स इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट एज वेल एज साइंस इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपको मैथ्स आता है तो आप साइंस में भी अपना इंटरेस्ट ज़रूर बना पाएंगे, ठीक है। तो मैथ्स के बारे में बोला जाता है कि मैथ्स बहुत क्रिएटिव होता है, मैथ्स बहुत इनोवेटिव होता है। मैथ्स अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग भी जो है डेवलप होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, हम कहते हैं कि मैथ्स जो है वो एक फ़न है, हम खेल खेल में भी मैथ्स को सीख सकते हैं। आप भी जब छोटे होगे तो आपकी जो टीचर्स थी, मान लो नर्सरी केजी फर्स्ट सेकंड, वहाँ पे आपको मैथ्स की काउंटिंग वगैरह सिखाई, प्लस माइनस सिखाया, तो प्ले वे मेथड से हम सीखते थे, ठीक है। तो इसलिए हम मतलब बातों बातों में हम क्या करते हैं, मैथ्स को सीख जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो आज हम स्टार्ट करेंगे, आज हम क्लास 11th का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है सेट्स। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप इस क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि हमारे साथ और स्टूडेंट्स भी ऐड हो सकें और वो भी हमारे साथ पढ़ सकें, ठीक है। हमारा मेन मोटिव जो है वो उस टॉपिक के अंदर घुसना है, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि 11th 12th ही एक ऐसी स्टेज है जहाँ से आप टॉपिक को बहुत अच्छे से डीपली पढ़ें, क्योंकि उसके बाद आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी देने होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 9th 10th 8th का मैथ्स आपके लिए मायने नहीं रखेगा। 9th 10th का जो मैथ्स है वो आपके लिए बेस का काम करता है फॉर क्लासेस 11th एंड 12th। बट 11th क्लास में हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं जो हमने कभी आज तक पढ़े नहीं है। जैसे हमने 10th में ट्रिग्नो पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है। अब वो टॉपिक 11th और 12th में किस तरीके से एलैबोरेट होता है वो आप देखेंगे कि जब आपको पता चलेगा कि आपके पूरे मैथ्स में ही ट्रिग्नोफैली है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे हमने 10th में हर एक चैप्टर को कुछ यूनिट्स में डिवाइड किया था, सेम पैटर्न आपका फॉलो होगा 11th क्लास में भी, ठीक है। वहाँ पे भी हम कुछ चैप्टर्स को एक यूनिट के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। और जो आपका रिवाइज सिलेबस है, जो कोविड-19 के चलते सीबीएसई ने बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस किया है, वो सिलेबस भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा लिंक उसका, तो आप वहाँ से उस सिलेबस को भी देख सकते हैं, ठीक है। और उस सिलेबस की पीडीएफ और पेजेस जो हैं वो आपको हमारे फेसबुक पेज पर भी मिलेंगे और टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेंगे, तो आप वहाँ से भी उस सिलेबस के प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। अब हमारा सबसे पहला टॉपिक है सेट्स। पहले हम देखेंगे कि सेट्स में हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करेंगे आज का सेट्स का टॉपिक, यानी कि इंट्रो पार्ट ऑफ सेट्स, ठीक है। तो हम पहले अपने सिलेबस को यानी कि फर्स्ट चैप्टर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि हर एक चैप्टर को पढ़ने की हमारे पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने बुक खोली और आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया और आपको नहीं पता है कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आप पढ़ें तभी तो बुक के आगे कंटेंट दिया जाता है कि इस चैप्टर में हमारे पास ये टॉपिक्स हैं और ये हमें कवर करने हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले आज देखेंगे कि हमें सेट्स में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। अब सेट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें पढ़ना है इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको पता है कि क्या क्या पढ़ते हैं हम। सबसे पहले तो चैप्टर के बारे में बताएंगे कि ये होता क्या क्या है, ठीक है, वो होता है हमारा इंट्रो पार्ट। उसके बाद हम सेट नोटेशन पढ़ेंगे कि सेट को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एम्प्टी सेट क्या होता है, देन फाइनाइट सेट, देन इनफाइनाइट सेट,
सबसेट and power set, and then Venn diagrams, and last is operations on sets, that is union and intersection. operations और भी पढ़ने थे लेकिन CBSE ने सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है, तो हमें सिर्फ यूनियन एंड इंटरसेक्शन पढ़ना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट से। सबसे पहले हम इसे डिफाइन करेंगे कि सेट होता क्या है, ठीक है। हम बोलते हैं कि सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या अगर मैं इसको सीधा सीधा ये भी बोल सकती हूँ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब अगर मैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा रख दूँ तो वो मेरा सेट बन जाता है, ठीक है। इसका मतलब तो यही हुआ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे एक बात क्या आती है कि क्या हर एक कलेक्शन जो है वो सेट होता है? क्या हर एक ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हमारे पास एक सेट का काम करता है? अब यहाँ पे मैंने लिखा था वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैंने लिखा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। वेल डिफाइंड में क्या है कि मेरे को एक क्लियर कट पता है कि मेरे पास इस कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया द रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया के रिवर्स मान लीजिए। अब इंडिया के रिवर्स में अगर मैं नाइल ऐड कर दूँ तो क्या ये मेरा कलेक्शन बनेगा सेट का? क्या ये कलेक्शन बनेगा? इसका आंसर क्या होगा कि कलेक्शन तो बनेगा लेकिन वेल डिफाइंड नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है रिवर्स ऑफ इंडिया, राइट। और नाइल जो है वो तो इंडिया की रिवर है ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये सेट है या नहीं है, अगर मैं इस सेट के अंदर गंगा बोल देती हूँ तो गंगा तो इंडियन रिवर है, ठीक है। तो इट मीन्स गंगा जो है वो मेरा इस सेट में आएगा। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड हो गया। लेकिन अगर मैं बाहर की कोई रिवर ले लेती हूँ तो वो उस सेट को क्लियरली डिफाइन नहीं कर रही है, ठीक है। एक बात मैंने बोला कि कलेक्शन ऑफ ऑल द गर्ल्स ऑफ योर क्लास, ठीक है। मान लीजिए आप 11th क्लास में हो गए हैं। मैंने आपको बोला कि 11th में कितनी लड़कियां हैं उनका मेरे को एक लिस्ट बना के दीजिए, ठीक है। तो वो एक वेल डिफाइंड है। आपको पता है कि मेरी क्लास में 40 गर्ल्स हैं और आपको 40 के 40 नेम्स भी पता है। इट मीन्स वो एक सेट हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात मैं ये बोल दूँ कि मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियंस, ठीक है, मतलब जो फेमस मैथमेटिशियंस है उनके नाम बताए। अब क्या है कि आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि वो फेमस है या वो फेमस नहीं है। इट मीन्स कलेक्शन तो आप कर लेंगे, ठीक है, लेकिन हर एक कलेक्शन जो है वो सेट नहीं होता है। मतलब क्या है कि अगर मेरे पास वेल डिफाइंड है कि मैं उसको अगर डिफाइन कर पा रही हूँ, इट मीन्स वो जो है मेरा सेट होगा, ठीक है। अब मैंने आपको बोला सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। अब कलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट्स में आप डालेंगे बी सी डी एफ और ये चलता रहेगा जेड तक। इसका मतलब आपको इसमें पता है कि कितने कॉन्सोनेंट्स हमारे पास हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सेट हो गया, ठीक है। अब सेट को रिप्रेजेंटेशन करना कैसे है? सबसे पहले आप जो भी सेट लिखते हैं उसको कैपिटल लेटर्स में हम लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम उस सेट को क्लोज करते हैं, ठीक है। ये तो होता है इसका नोटेशन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कुछ सेट्स के बारे में जो जो हमें कवर करने हैं और जो हम पूरे मैथ्स में यूज़ भी करेंगे, ठीक है, वो हम लिखेंगे। तो अगर आपसे सेट का कोई भी पूछता है तो आप उसको सीधा सीधा बता सकते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हमें पता होना चाहिए क्लियर कट कि उसके अंदर हमें क्या क्या मेंशन करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास को आप एंड तक पढ़ें ताकि आपको सब कुछ साथ साथ क्लियर होता चले, ठीक है। अब कुछ सेट्स हैं हमारे पास, देखिए हम यूज़ करते हैं। मैंने आपको बोला था कि सेट को हम कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। एन आपको पता ही है, सेट ऑफ
नेचुरल नंबर्स होता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स आपको पता ही है, वो जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद z क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, क्योंकि अब आपकी जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उसमें यही लेटर्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको पहचान होनी चाहिए कि ये कौन सा सेट है, और इसको अगर ये z इसने लिखा है तो मेरे पास कौन से नंबर्स उसमें ऐड होंगे, इंटीजर्स आएंगे, रियल नंबर्स आएंगे, इसी तरीके से। ठीक है, उसके बाद कैपिटल R इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद है Q, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। ठीक है, इसी तरीके के आपके सेट्स अगर R प्लस हो जाएगा तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास Z प्लस हो जाएगा तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये सब कुछ आपको देखना है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से आपके सेट है या कौन कौन से सेट नहीं है। पहला क्वेश्चन मैंने बोला कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50, यानी कि नेचुरल नंबर्स मेरे पास 1 2 3, और मैंने आपको बोला लेस देन 50। तो आपको पता है कि 1 से लेकर यानी कि 1 से लेकर 49 तक आपके पास नंबर्स उस सेट में होंगे। इसका मतलब ये सेट जो है ये आपका वेल डिफाइंड है। ठीक है, अगर आपका वेल डिफाइंड है तो ये आपको एक सेट के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। अब देखिए हॉकी प्लेयर्स तो बहुत सारे हैं, अब उसमें से गुड निकालना बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने आपको बोल दिया है कि कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन द क्लास, ऐसा नहीं है कि मैंने आज टेस्ट लिया तो एक बच्चे ने मेरे को नहीं सॉल्व करके दिखाया इट मीन्स वो गुड नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एक गुड निकालना। ठीक है, कि मैंने आपको बोला गुड हॉकी प्लेयर्स या गुड स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये कलेक्शन तो हुआ। ठीक है, लेकिन हर एक कलेक्शन जो है वो सेट नहीं होता है। तो जो कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स हैं वो हम नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते, इट मीन्स ये हमारा एक सेट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स में अब आप कितने भी लिखोगे लेकिन आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई ऐसा क्राइटेरिया है ही नहीं जिससे आप टैलेंटेड राइटर्स को डिफ्रेंशिएट कर पाओ। ठीक है, इसका मतलब ये भी हमारा एक सेट नहीं बन सकता। ठीक है, नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ डिफ़िकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। ये तो बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, अब मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे जो है ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी लगती है, लेकिन अगर यही बात हम बच्चों से पूछे तो वो कहेंगे कि नहीं मैम ये तो बहुत मुश्किल टॉपिक है। तो इट मीन्स मेरे लिए कुछ डिफ़िकल्ट हो सकता है, आपके लिए कुछ डिफ़िकल्ट हो सकता है। ठीक है, ठीक है, मेरे लिए डिफ़िकल्ट है ऐसे सब्जेक्ट, आपके लिए डिफ़िकल्ट है मैथ्स, तो इट मीन्स हम डिफ़िकल्टी लेवल किसी का नहीं बता सकते हैं। इसका मतलब ये भी एक सेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स। अब नॉवेल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैंने उसमें उसका ऑथर मेंशन कर दिया, मान लीजिए मैंने प्रेमचंद बोल दिया, तो वहाँ पे आप बता सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन से आत्मकथाएँ लिखी थी, है ना, कौन कौन सी कहानियाँ लिखी थी, कौन कौन से नॉवेल्स लिखे थे। तो आप उसको ईजिली एक सेट में डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब अगर मैंने नॉवेल्स पूछा तो वो सेट नहीं है, लेकिन अगर मैंने उसमें राइटर का नेम मेंशन कर दिया है तो वो सेट आपका बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिससे आपको समझ आ सकता है कि सेट जो है वो होता क्या है और आप उसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और आइडेंटिफाई किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो आपके लिए बहुत नया है। ठीक है, और क्लास में नहीं है। अब है डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट। डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। मैंने आपको बोला था कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक सेट लिया, मेरे पास ये है एक नेम, मैं लेटर ले लेती हूँ MATHS। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया कि मेरे पास इन लेटर्स का सेट है। मान लीजिए मेरे पास A है। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, और 11th और अब आपको नोटेशन से ही काम करना है। ठीक है, बिलोंग्स टू,
और इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं। बिलोंग्स का सिंबल ये होता है, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। अब बिलोंग्स टू क्या है, मान लीजिए मेरा घर है और आप उस घर को छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। उस शहर को छोड़ के, वहाँ पे आपका घर था और आप दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे मान लीजिए कोई आता है आपके घर पे और पूछता है कि ये घर किसका है, तो वो बोलेगा कि ये जो घर है ये इस बंदे से बिलोंग करता है, मतलब वो उसका मालिक है ना, उस घर में वो रह रहा है। और सबसे लेटेस्ट एग्जांपल या सबसे इजी एग्जांपल हम क्लास का ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये बोला कि एक लड़की है सोनाली, सोनाली जो है वो 10th ए में है, इसका मतलब सोनाली जो है वो 10th ए से बिलोंग करती है। लेकिन अगर मैं उसी लड़की को बोल दूं कि वो 10th बी में है, इट मीन्स सोनाली जो है वो 10th बी से बिलोंग नहीं करती है, राइट। फिर मैंने बोला कि एक लड़की है मुस्कान, बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है, ठीक है, मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ती है और वो 10th ए में है। इसका मतलब मुस्कान, उसके मैंने 3 प्रॉपर्टी आपको बता दी, इंटेलिजेंट है और वो 10th ए में पढ़ती है, इसका मतलब वो 10th ए को बिलोंग करती है, मतलब वो वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। सेम यहाँ पे देखते हैं, मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि ए एलिमेंट जो है, चलो ए तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम, टी ले लेते हैं। टी एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए, मैंने ये लिखा कि जो टी एलिमेंट है वो ए से बिलोंग करता है, मतलब टी जो है वो ए में प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि जो आई है, आई बिलोंग्स टू ए, क्या ये ठीक है? आई तो हमारे सेट में है ही नहीं, तो मैं इसको क्या कर दूँगी, क्रॉस ऐसे कर देंगे। इसका मतलब है कि आई जो है वो ए से बिलोंग नहीं करता है, राइट, ठीक है। तो अब आपको बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब अपना सेट चेक करें, अगर आपको सेट में वो एलिमेंट मिलता है, एलिमेंट हम इस तरीके से बोल सकते हैं, इसका एक आपको समझाने के लिए एक क्लास मान लो, वो क्लास आपका सेट हो गया और जो उसके अंदर स्टूडेंट्स बैठे हैं वो आपके एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। तो इसको समझने का एक ऐसे तरीका ले लो कि क्लास आपका सेट है पूरा और जितने स्टूडेंट्स उसमें बैठे हैं, मान लो 40 हैं, तो 40 के 40 जो हैं उस क्लासरूम के अंदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है कि हम सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वन इज रोस्टर फॉर्म एंड सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट, मतलब हम एलिमेंट्स की लिस्ट एक बना देते हैं, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में मतलब सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब वो पढ़ना कैसे है वो हम देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको बोला सेट ऑफ, आपको क्वेश्चन दे दिया सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। मतलब मेरे को इसको डिस्क्राइब करना है बाय लिस्ट। लिस्ट कैसे बनाते हैं आप, आपको घर का सामान की लिस्ट बनानी है तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 और उसके आगे उसके नाम डालते जाएंगे कि ये सामान मुझे लाना है और इतने सामान मेरे पास इकट्ठे हो गए हैं। इसका मतलब क्या है, लिस्ट का मतलब यहाँ पे भी वही है कि आपको जो पूछा है आप उसको एक लिस्ट में डाल दो। सेट ऑफ वॉवल्स आपको पता है ए ई आई ओ यू, ये आपके सेट ऑफ वॉवल्स होते हैं, तो इसका मतलब ये आपकी क्या है, रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। मतलब आपको क्लियर कट आपको डिफाइन कर रहे हो कि ये रोस्टर फॉर्म है। अब मैंने बोला आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, मतलब आप क्या लिखोगे, n इक्वल टू, आपको पता है लेस देन 10, 1 2 3 डॉट 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 और 9 तक। तो ये आपका क्या है, रोस्टर फॉर्म है कि आपने उसको टेबुलेट कर दिया, या इसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं टेबुलर से कि आपको एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन करना है, ठीक है, आपको एक प्रॉपर स्पेसिफिकेशन देना है, ठीक है। वॉवल्स पूछा ए ई आई ओ यू, नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 यानी कि 1 2 9। अब मैंने आपको बोला कि सेट ऑफ लेटर्स इन दिस मैथ्स
वर्ड में, तो आप इस फट से बना दोगे MATHS, ठीक है। तो ये हमारी होती है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में आप उसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी से उसको डिटरमिन करते हैं। जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने आपको बोला AEIOU, ठीक है। अब AEIOU के बारे में आपको ये पता है कि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, ठीक है, और ये है वोवल्स का सेट है, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है, देखिए, मान लीजिए V सेट है, X such that X is a vowel in English alphabet। ये इसकी प्रॉपर्टी है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि मुस्कान एक लड़की है, मैथ्स में बहुत इंटेलिजेंट है ना। इट मीन्स वो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो टैलेंटेड है, ठीक है ना। इसी तरीके से हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के हिसाब से उस सेट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो वो हमारी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हम प्रोबेबिलिटी वर्ड ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी। अब अगर मुझे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे इसको, X such that X is a letter in the word probability। इस तरीके से हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सेट को आप डिस्क्राइब कैसे करेंगे, दो तरीके से। आप या तो उसको टैबुलेट कर दीजिए या आप उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करते हैं, ठीक है। अब हम अपना एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉल्व करेंगे, क्योंकि बेसिक्स हमने इसके पढ़ लिए हैं कि हमें किस किस तरीके से सेट का इंट्रो पार्ट हमने पढ़ लिया है कि हम सेट को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, सेट होता क्या है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड बिलोंग्स टू, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हुए हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। चलो इसको तो ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर J, मतलब J से बिगनिंग होने वाले लेटर्स का कलेक्शन। तो ये तो हम कर सकते हैं जनवरी, जून, जुलाई, तो आप इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब ये आपका सेट है, ठीक है। सेकेंड इज कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किसी की नज़र में कोई टैलेंटेड हो सकता है, किसी की नज़र में कोई टैलेंटेड हो सकता है, तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये सेट नहीं है, ठीक है। थर्ड इज अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। बहुत मुश्किल है, ठीक है। इट मीन्स ये भी एक सेट नहीं है। अब द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, येस, आप अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि मेरी क्लास में 15 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं, और आप उनके नेम्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, येस, ईजिली 1 to 99 आप नंबर्स लिख सकते हैं। इट मीन्स ये आपका एक सेट है। नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, यस, ये आप कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इवन नंबर्स आपको पता है, ठीक है, तो आप उसको भी इजीली डिफाइन कर सकते हैं। इट मीन्स ये सेट है, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन, लेट ए आपको दे दिया, ए एक सेट आपको दे दिया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैंने आपको बताया सेट को हम कैपिटल लेटर से डिफाइन करते हैं, तो वही करली ब्रेसेस में लिखते हैं। तो ये जो ब्रेसेस हम लगाते हैं ये वाली, ठीक है, ये इनको हम बोलते हैं करली ब्रेसेस, ठीक है। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, हमें ये सिंबल जो है वो इंसर्ट करना है। ये सिंबल है आपका बिलोंग्स टू और ये सिंबल है नॉट बिलोंग्स टू। और ये सिंबल जो हैं, जो भी आप सिंबल्स पढ़ेंगे वो आपका अब आगे जब भी आप मैथ्स पढ़ेंगे तो ये सिंबल्स आपके यूज़ होते रहेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम लिख लेते हैं।
चलिए देखते हैं। अब देखो, पहले हम एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। मेरे पास 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट हैं, ठीक है। अब हमें ये सिंबल इंसर्ट करना है, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। चलिए 5 जो है वो ए सेट में है, 1 2 3 4 5 यस है, तो इसका मतलब 5 जो है वो ए से बिलोंग करेगा, ठीक है। उसके बाद 0 नहीं प्रेजेंट है, तो इसका मतलब 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 8 एलिमेंट हमारे पास 1 2 6 हैं, तो 8 भी इससे बिलोंग नहीं करेगा। 4 यस बिलोंग्स टू। उसके बाद 2 यस है। 10 नहीं है, इसका मतलब 10 जो है वो ए से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर। आप इसको पढ़ेंगे कैसे, x सच दैट, जो ये कॉलन लगाया है इसको हम पढ़ेंगे सच दैट, ठीक है। सच दैट a इज एन इंटीजर एंड जो x है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -3 से लेके 7 तक, ठीक है। क्या बोला है इसने, x की वैल्यू कहाँ तक है। देखो x इज, इसका मतलब क्या है, x इज लेस देन 7, मतलब एक तो x जो है वो 7 से कम होगा। उसके बाद x -3 और x, अगर मैं इसको पलट दूँ तो x इज ग्रेटर देन -3, मतलब ये एलिमेंट मेरे पास प्रेजेंट होंगे, यही होगा। अब नंबर लाइन पे अगर हम देखें, अब मेरे को क्या करना है, -3 से इस तरफ के जितने भी एलिमेंट बचते हैं वो मेरे को इसके अंदर भेज रहे हैं, मतलब -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, तो मतलब ये सारे एलिमेंट मेरे पास प्रेजेंट होंगे, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में। तो हमने इसको टेबुलेट कर दिया है। अब सेकेंड पार्ट अगर मैं इसको देखूं, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, x such that x is a natural number less than 6, तो हमें पता है कंडीशन है मेरे पास कि जो x है वो 6 से कम होगा। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से आपको एलिमेंट्स को टेबुलेट करना है, ठीक है। लिस्ट बनानी है हमें, और लिस्ट हम किस तरीके से बनाएंगे, और लिस्ट के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, रोस्टर फॉर्म, और वी कैन से इट टेबुलर मेथड, ठीक है। अब एक पार्ट और इसका डिस्कस कर लेते हैं। x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60, x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ अ डिवाइजर ऑफ 60। अब हमें वो नंबर्स ढूंढने हैं जो 60 को डिवाइड करते हैं और प्राइम भी हैं, ठीक है। प्राइम की अगर हम बात करें, 2 जो है 60 को डिवाइड करता है और वो प्राइम भी है। उसके बाद 3 भी प्राइम है, 60 को डिवाइड करता है। 5 प्राइम है, 60 को डिवाइड करता है। उसके बाद हमारा कोई भी नंबर जो है वो, हमें ऐसा कोई नंबर नहीं मिलता है जो 60 को डिवाइड करता हो, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास जो सेट है, इसको डिनोट कर रखा है इन्होंने D से, क्या आ जाएगा 2, 3, 5, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट्स मैंने डिस्कस किए, बाकी जो आपके 2 या 3 पार्ट बच गए हैं वो आप खुद सॉल्व करें और मुझे उनके आंसर्स भी भेजें। अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे प्रॉब्लम भी पूछें, ठीक है। अब ये तो बात की हमने रोस्टर फॉर्म की। नेक्स्ट हम चलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हमें सेट्स को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, मतलब हमें उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है, प्रॉपर्टी लिखनी है ना। चलिए फर्स्ट पार्ट इसने मेरे को दिया है 3, 6, 9 और 12, ठीक है। अब बताएं इसको कैसे लिखेंगे हम। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो ये क्या है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी कि ये तो है 3n, ठीक है। 12 तक है यानी कि 4, और स्टार्ट कहाँ से हुआ, 1 से, यानी कि 3 की टेबल अगर मैं लिखूं, कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से, और ये हो गया 4 से,
यानी कि जो n है वो कहाँ तक जाएगा, 1 से लेकर 4 तक। इक्वल टू क्यों लगाया है, क्योंकि 1 मेरा इंक्लूडेड है, इक्वल टू यानी कि 4 मेरा इंक्लूडेड है। ये तो मेरा हो गया। अब मुझे इसको लिखना है, अब देखो 1 2 3 4, इसका मतलब n जो है वो किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। ठीक है, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं, x सच दैट x इक्वल टू 3n, n बिलोंग्स टू n और n की वैल्यू 1 to 4। समझ आया? x जो है वो 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल मैंने आपको यहाँ दिखाई दिया है। n अब 1 2 3 4 मतलब नेचुरल नंबर है, तो n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और n की वैल्यू जा कहाँ से कहाँ तक रही है, 1 to 4। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट, 2 4 8 16 32, सेम क्वेश्चन, कुछ भी चेंज नहीं है। अब यहाँ से देखो कैसे करेंगे हम, 2 4 8, देखो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 एंड 2 की पावर 5 32। अब इसको मेरे को रोस्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो स्टार्ट कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। ये मुझे पता चल गया n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, मतलब n की पावर हो सकती है। n की नंबर कितना है वो देखते हैं। अब n कहाँ से शुरू हुआ, 1 से, कहाँ पे ख़त्म हुआ, 5 पे। तो मेरे को n की कंडीशन लगानी पड़ेगी कि n जो है वो 1 से लेकर 5 तक है, और ये है किसका, x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n एंड n बिलोंग्स टू n। ठीक है, हर एक वर्ड का मतलब है। सबसे पहले मैंने इसको लिखा x इक्वल टू 2 की पावर n, क्योंकि रिलेशन देखिए 2 की पावर बढ़ती जा रही है और मेरे पास आंसर वही मिल रहा है जो मेरे को सेट में था, तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक हो गई। अब n बिलोंग किससे कर रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। 1 से लेकर 5 तक है, इट मीन्स मैंने यहाँ कंडीशन लगा दी 1 से लेकर 5 तक नंबर लेने हैं, और वो तो है ही x सच दैट x इक्वल टू x की पावर 2 की पावर n। तो इस तरीके से हम सेट्स को जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। आई थिंक आप इसके और पार्ट्स जो हैं वो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब हमें लिस्ट करना है, मतलब रोस्टर फॉर्म, राइट। चलिए, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। मतलब क्या है, हमें ओड नंबर लेने हैं, 1 3 5 7 9, और ये जो है एलिमेंट्स आपके चलते रहेंगे। ठीक है, सेकेंड इज x इज एन इंटीजर, x सच दैट x इज एन इंटीजर -1/2 x 9/2, मतलब 0.5, और ये है मेरा 2 4 जाए 2 5 जाए 10, 4.5। तो सीधी सीधी बात है, हम कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड करेंगे, 0 1 2 3 4। ठीक है, ये आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपको आगे सेट दे दिया जाएगा। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे आएंगे, तो आप किस तरीके से उसको प्रूव करेंगे कि ये सब सेट है, इसे कितने पावर सेट होंगे, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक पार्ट और कर लेते हैं, x इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। चलिए तो कर लेंगे आप। x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, मतलब सिंपल सी बात है, जो आपको वर्ड दे दिया उसमें कॉमा लगा देंगे तो हमारे पास ये सेट बन जाएगा। ठीक है, अब लास्ट जो क्वेश्चन है, मैच ईच ऑफ द सेट इन द रोस्टर फॉर्म। ये मैच है आपका, आपको पहचानना है कि रोस्टर फॉर्म में आपको दिया है कि ये फर्स्ट पार्ट है 1 2 3 6। अगर मैं 1 2 3 6 बोलती हूँ, मतलब ये क्या है, 6 के डिवाइजर्स हैं। ठीक है, और उसके बाद 2 3 दोनों प्राइम नंबर हैं और दोनों 6 के डिवाइज़र भी हैं, फैक्टर हैं 6 के। ठीक है, उसके बाद मैथमेटिक्स, मैथ्स, MATHEICS। अच्छा, जब भी आप टेबुलर फॉर्म बनाएंगे, रोस्टर फॉर्म बनाएंगे, मान लीजिए हमारे लेटर्स अगर रिपीट होते हैं तो आप उसको एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, बार बार नहीं लिखेंगे, आप उसको एक ही बार मेंशन करेंगे अपने वर्ड में, अपने सेट में। ठीक है, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ये तो अभी हमने लिखा, ये लिखा हुआ है ना, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स
क्योंकि 9 है इसका मतलब लेस देन 10। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1 और वी कैन से इट्स इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू।